आज हम उस दुनिया की गहराई में उतरने वाले हैं जो अदृश्य है, लेकिन हम हर पल जिसमें जीते हैं। मतलब इंटरनेट और कंप्यूटर नेटवर्क्स की दुनिया। कभी सोचा है कि जब हम अपने फोन पर सेंड बटन दबाते हैं तो हमारा मैसेज हजारों किलोमीटर दूर किसी दोस्त तक 1 सेकंड से भी कम में कैसे पहुंच जाता है? ये कोई जादू नहीं है बल्कि एक कमाल का एक बहुत ही शानदार सिस्टम है। बिल्कुल। हमारे पास इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब पर एक विस्तृत तकनीकी गाइड है और आज हमारा मिशन उसी मैसेज के सफर को ट्रैक करना है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो मैसेज किन तारों और हवा के रास्तों से गुजरता है, उसे अपना पता कैसे मिलता है और वो कौन से नियम हैं जो इस पूरे जादुई सफर को मुमकिन बनाते हैं। बिल्कुल। और इस सफर में हम उस एक बड़े सवाल का जवाब भी ढूंढेंगे जो अक्सर लोगों को उलझा देता है। क्या इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब एक ही चीज हैं? स्पॉइलर अलर्ट, नहीं है। तो चलिए उस सेंड बटन को दबाते हैं और देखते हैं कि पर्दे के पीछे होता क्या है। ठीक है, तो मैंने मैसेज भेजा। अब क्या? सबसे पहले इस मैसेज को सफर पर निकलने के लिए किन चीजों की जरूरत है? किसी भी कम्युनिकेशन के लिए मतलब 5 बुनियादी चीजें चाहिए। 5। ओके। पहला तो आपका मैसेज खुद है यानी वो डेटा। दूसरा आप यानी प्रेषक। ठीक है, सेंडर। तीसरा आपका दोस्त यानी प्राप्तकर्ता या रिसीवर। चौथा ट्रांसमिशन माध्यम, वो रास्ता। हाँ वो रास्ता जिस पर मैसेज चलेगा। ये तार भी हो सकता है और हवा भी। और पांचवा और शायद सबसे जरूरी, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल, ये शब्द बहुत सुनने में आता है। इसका आसान मतलब क्या है? प्रोटोकॉल को आप ट्रैफिक नियमों की तरह समझ सकते हैं। ट्रैफिक नियम? हाँ, सोचिए अगर सड़कों पर कोई नियम न हो, कोई लाल बत्ती नहीं, कोई लेन नहीं, तो क्या होगा? हर तरफ जाम और एक्सीडेंट, केओस। एग्जैक्टली। इंटरनेट पर अरबों डिवाइस एक साथ बात कर रहे हैं। प्रोटोकॉल यही नियम तय करते हैं कि डेटा कब, कैसे और किस रास्ते से जाएगा ताकि सब कुछ स्मूथली चलता रहे और आपका मैसेज कहीं खो ना जाए। अच्छा, तो ये ट्रैफिक नियम है। अब बात करते हैं उन सड़कों की, यानी ट्रांसमिशन माध्यम की। मेरा वाईफाई तो बिना तार के चलता है, लेकिन मैंने सुना है कि समंदर के नीचे भी केबल बिछे हैं। बिल्कुल। इन रास्तों को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है गाइडेड मीडिया, यानी तार वाले रास्ते। गाइडेड? हाँ, पहले के जमाने में तांबे के तार इस्तेमाल होते थे, जैसे पुरानी टेलीफोन लाइनों में। आज की सबसे तेज टेक्नोलॉजी है फाइबर ऑप्टिक केबल। अच्छा। ये कांच के पतले धागों से बनी होती है और रोशनी की रफ्तार से डेटा भेजती है। इसीलिए हम एचडी वीडियो इतनी आसानी से स्ट्रीम कर पाते हैं। बिल्कुल। यही केबल दुनिया भर के महाद्वीपों को समंदर के नीचे से जोड़ती हैं। और बिना तारों वाली दुनिया जो हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो है अनगाइडेड मीडिया। इसमें रेडियो तरंगों का इस्तेमाल होता है। रेडियो वेव्स। हाँ, हमारा वाईफाई, ब्लूटूथ और फोन का 4G या 5G नेटवर्क, ये सब इसी में आते हैं। ये तरंगे हवा के जरिए डेटा को आपके डिवाइस से पास के टावर या राउटर तक ले जाती हैं। लेकिन इन रास्तों पर सफर हमेशा आसान नहीं होता होगा, है ना? जैसे मेरे घर के पिछले कमरे में वाईफाई के सिग्नल कमजोर हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? बहुत अच्छा सवाल है। इसे सिग्नल इम्पेयरमेंट कहते हैं। इम्पेयरमेंट? हाँ, जो आप बता रहे हैं उसे एटेन्युएशन कहते हैं। ओके। इसका सीधा मतलब है सिग्नल का दूरी के साथ कमजोर पड़ना। ठीक वैसे ही जैसे आप एक बड़े मैदान में किसी को आवाज लगाते हैं तो दूर जाने पर आपकी आवाज धीमी हो जाती है। सही बात है। इसीलिए घरों में हम वाईफाई एक्सटेंडर या बूस्टर लगाते हैं जो उस सिग्नल को पकड़कर दोबारा पूरी ताकत से आगे भेजते हैं। समझ गया। तो मेरे मैसेज ने राउटर तक का सफर तय कर लिया है। अब वो इंटरनेट के बड़े हाईवे पर पहुंच गया है। और यहीं पर वो कंफ्यूजन आता है। इंटरनेट और वेब, क्या ये हाईवे ही इंटरनेट है? हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। इंटरनेट वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। वो सड़कों और हाईवे का वैश्विक जाल है। इंफ्रास्ट्रक्चर? जी, इसमें वो समंदर के नीचे बिछी फाइबर ऑप्टिक केबल, बड़े बड़े राउटर्स, सैटेलाइट, सब कुछ शामिल है। ये हार्डवेयर का एक विशाल नेटवर्क है जो अरबों डिवाइसों को फिजिकली जोड़ता है। अच्छा। इसे विंड सर्फ और रॉबर्ट कान जैसे लोगों ने बनाया था। तो अगर इंटरनेट हाईवे है, जी, तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? उस पर चलने वाली गाड़ियां? बिल्कुल सही एनालॉजीज है। अगर इंटरनेट सड़कों का जाल है तो वर्ल्ड वाइड वेब मतलब WWW, उस पर बने घर, दुकानें, मॉल और उन तक जाने के पते हैं। वाह। ये इंटरनेट के ऊपर बनी एक सूचना प्रणाली है। वेबसाइटें, वेब पेजेस, लिंक जिन्हें हम ब्राउजर में देखते हैं वो सब वेब का हिस्सा है। इसे टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था। तो जब मैं ब्राउजर में google.com खुलता हूँ, आप वेब का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो इंटरनेट नाम के हाईवे पर चल रहा है। एग्जैक्टली। वाह,
ये तो बहुत साफ हो गया और हमारे स्रोतों में इसका इतिहास भी है। ये सब 1969 में ARPANET नाम के एक सरकारी प्रोजेक्ट से शुरू हुआ था ना? हाँ, वो शुरुआत थी, लेकिन आम लोगों के लिए असली क्रांति 1993 में आई, जब एनसीएसए मोज़ैक नाम का पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र आया। पहला ग्राफिकल ब्राउज़र? जी, उससे पहले इंटरनेट सिर्फ टेक्स्ट वाली चीज़ थी, वैज्ञानिकों और सेना के लिए। मोज़ैक ने तस्वीरें और क्लिक करने वाले लिंक दिखाए और इंटरनेट को सभा के लिए दिलचस्प बना दिया। और भारत में ये कब आया? मुझे लगता है ये बहुत पुराना होगा। आपको शायद हैरानी होगी, भारत में पहली सार्वजनिक इंटरनेट सेवा VSNL ने 15 अगस्त 1995 को शुरू की थी। 95 में? हाँ, यानी हम में से कई लोगों के बचपन में ये एक बिल्कुल नई और जादुई चीज थी। मुझे तो आज भी डायल अप मॉडेम की वो कर्कश आवाज याद है। हाँ। इंटरनेट से कनेक्ट होने में 5 मिनट लगते थे, और अगर किसी ने घर का फोन उठा लिया तो कनेक्शन टूट जाता था। हाँ, वो आवाज तो मैंने भी सुनी है। अच्छा, वापस हमारे मैसेज के सफर पर आते हैं। वो इंटरनेट के हाईवे पर है, लेकिन अरबों डिवाइसों में से उसे कैसे पता चलेगा कि उसे मेरे दोस्त के फोन पर ही जाना है? उसका पता क्या है? इसके लिए हर डिवाइस के पास एक यूनिक पता होता है, जिसे IP एड्रेस कहते हैं। IP एड्रेस? ये आपके घर के पते जैसा ही है। जब आपका मैसेज निकलता है तो उसके पैकेट पर आपके दोस्त के डिवाइस का IP एड्रेस लिखा होता है। अच्छा। इंटरनेट पर मौजूद राउटर्स उस पते को पढ़कर उसे सही दिशा में भेजते जाते हैं, ठीक है, एक पोस्टमैन की तरह। और क्या ये पता हमेशा एक ही रहता है? नहीं, और यहीं एक और दिलचस्प बात है। IP एड्रेस के अलावा एक और पता होता है जिसे मैक एड्रेस कहते हैं। मैक, MAC? हाँ, मैक एड्रेस। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, आपका IP एड्रेस आपके होटल के कमरे का नंबर है। ओके। जब आप शहर बदलते हैं या होटल बदलते हैं तो ये बदल जाता है। लेकिन आपका मैक एड्रेस आपके पासपोर्ट नंबर जैसा है। पासपोर्ट नंबर मतलब ये आपके डिवाइस के साथ हमेशा के लिए जुड़ा रहता है, चाहे आप दुनिया में कहीं भी हों। ये हार्डवेयर का स्थायी पता है। होटल का कमरा और पासपोर्ट, ये अब तक का सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन है। मुस्कुराती हैं? ठीक है, तो मेरे मैसेज के पास अब पता भी है, पर ये जो नेटवर्क हैं, मेरे घर का वाईफाई नेटवर्क, मेरे ऑफिस का नेटवर्क, ये सब आपस में जुड़े कैसे होते हैं? क्या इनका कोई डिजाइन या नक्शा होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। इस नक्शे या डिजाइन को टोपोलॉजी कहते हैं। टोपोलॉजी? और नेटवर्क को पहले उनके आकार के हिसाब से बांटा जाता है। जैसे आपके घर या ऑफिस का नेटवर्क एक लैन है। लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क? सही। एक पूरे शहर को जोड़ने वाला नेटवर्क मैन कहलाता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है। और पूरी दुनिया को जोड़ने वाला नेटवर्क है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। इंटरनेट खुद एक वैन का सबसे बड़ा उदाहरण है। और इन नेटवर्क्स का डिजाइन कैसा होता है, ये टोपोलॉजी? कई तरह का होता है। पुराने जमाने में बस और रिंग टोपोलॉजी चलती थी। बस और रिंग? बस में सारे कंप्यूटर एक ही मोटी केबल से जुड़े होते थे, और रिंग में एक गोले की शक्ल में। लेकिन दोनों में एक बड़ी समस्या थी। क्या? अगर वो मेन केबल या रिंग में कोई एक कंप्यूटर खराब हो जाए तो पूरा का पूरा नेटवर्क ठप हो जाता था? बिल्कुल। यानी एक ही पॉइंट पर सब कुछ निर्भर था। तो आज हम क्या इस्तेमाल करते हैं? आज सबसे आराम है स्टार टोपोलॉजी। स्टार? इसमें सारे डिवाइस एक सेंट्रल डिवाइस से जुड़े होते हैं, जैसे एक स्विच या हब। एक मिनट, तो क्या इसका मतलब है कि मेरे घर का वाईफाई राउटर ही वो सेंट्रल स्टार है और सारे डिवाइस, मेरा लैपटॉप, फोन, स्मार्ट टीवी, वो सब उसी से जुड़े हैं? बिल्कुल, आपने एकदम सही समझा। यही स्टार टोपोलॉजी है। अच्छा। इसका फायदा ये है कि अगर आपका लैपटॉप खराब भी हो जाए तो आपका फोन और टीवी चलते रहेंगे। लेकिन इसका एक बड़ा लेकिन भी है। मैं समझ गया, अगर वो सेंट्रल राउटर ही खराब हो गया, हाँ, तो मेरे घर के सारे डिवाइस एक साथ इंटरनेट से कट जाएंगे, सब बेकार। एग्जैक्टली। अब एक और टोपोलॉजी है जो इस समस्या का हल है, मैश टोपोलॉजी। मैश? ये सुनने में तो मजबूत लगता है। ये सबसे मजबूत और भरोसेमंद तरीका है। इसमें हर डिवाइस नेटवर्क के बाकी सभी डिवाइसों से सीधे जुड़ा होता है। हर डिवाइस बाकी सबसे? हाँ, यानी डेटा भेजने के लिए हमेशा एक से ज्यादा रास्ते होते हैं। अगर एक रास्ता बंद है तो डेटा दूसरे, तीसरे या चौथे रास्ते से अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएगा। अगर ये इतना ही भरोसेमंद है तो हम अपने घर और ऑफिस में इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? ये ज्यादा बेहतर नहीं होगा? बहुत अच्छा सवाल है। इसका कारण है कीमत और जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी। हाँ, सोचिए, अपने घर में हर डिवाइस को हर दूसरे डिवाइस से तार से जोड़ने में कितनी केबलिंग लगेगी और वो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हाँ, ये तो है। ये बहुत महंगा और मुश्किल होता है। इसीलिए इसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी जगहों पे होता है, जैसे मिलिट्री कम्युनिकेशन में। लेकिन मज़े की बात यह है कि इंटरनेट खुद एक
विशालकाय मैश नेटवर्क की तरह ही काम करता है। अच्छा। हाँ, दुनिया भर में हजारों रास्ते हैं, इसीलिए किसी एक देश में कोई केबल कट भी जाए तो आपका मैसेज हजारों दूसरे रास्तों से घूमकर आप तक पहुंच जाता है। पूरी दुनिया का इंटरनेट एक साथ बंद करना लगभग नामुमकिन है। तो हमने एक मैसेज भेजने के सिंपल से एक्शन से शुरू किया और उस वैश्विक जाल तक का सफर तय कर लिया जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं। ये सोचकर ही हैरानी होती है कि हर एक क्लिक, हर एक वीडियो स्ट्रीम के पीछे फिजिकल केबल, वायरलेस सिग्नल, पते, ट्रैफिक नियम और अलग-अलग तरह के नक्शे काम कर रहे हैं। बिल्कुल, ये हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और लॉजिक का एक खूबसूरत मेल है जो हमारे इस कनेक्टेड डिजिटल दुनिया को मुमकिन बनाता है। ये हमें अदृश्य लग सकता है, लेकिन ये हमारे समय की सबसे शक्तिशाली और जरूरी संरचनाओं में से एक है। सोचने पर मजबूर करने वाले अंदाज में आपने बताया कि मैश नेटवर्क सबसे भरोसेमंद लेकिन सबसे जटिल और महंगा है, क्योंकि हर कोई हर किसी से जुड़ा होता है। जैसे जैसे हमारी दुनिया सोशल मीडिया और इंस्टेंट कम्युनिकेशन के जरिए और ज्यादा कनेक्ट हो रही है, क्या हम एक तरह का सामाजिक या सूचनात्मक मैश नेटवर्क नहीं बना रहे हैं? जानकारी एक पल में कहीं से भी कहीं पहुंच सकती है। इस विशाल कनेक्टिविटी के फायदे तो साफ हैं, लेकिन इसकी वो छिपी हुई जटिलताएं या लागत क्या हो सकती हैं, जिनके बारे में हम अभी सोच भी नहीं रहे हैं?